इस सेशन के अंदर मैं बात करने वाला हूं उस खास स्टूडेंट से जिन्होंने अपने हाथों से अपने सफलता की कहानी लिखी है। जिंदगी में हम कुछ टारगेट लेके चलते हैं और उस टारगेट को पाने के लिए हम अपना सब कुछ झोंक देते हैं और हम हमेशा सफल होने की एक आस रखते हैं। हमारे अंदर एक विश्वास होता है सफल होने का। और एक सुंदर सी लाइन के साथ में मैं इस सेशन की शुरुआत करूंगा, जिसमें बैक ऑफ द माइंड लगातार हमारे दिमाग में एक लाइन चलती रहती है जब हम मेहनत करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं कि दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस किया जाना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पर है दीवारें यहां, वैसे तो कदम कदम पर है दीवारें यहां, कोई ना हो तो खुद से टकराना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि सफलता तभी मिलती है जब आप इस तरीके का ठान के चलते हैं और खुद की असफलता को सफलता में कन्वर्ट करने की एक चाह रखते हैं। इसी चाह के साथ में आज का हमारा जो रसगुल्ला है, जो हमसे जुड़ने वाले हैं, उन्होंने इसी सफलता की कहानी अपनी मेहनत से लिखी है। तो आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं उस खास स्टूडेंट से जिन्होंने नॉर्थ सेट 6 के अंदर एक जबरदस्त रैंक के साथ में इस एग्जाम को क्रैक किया और उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज का नाम रोशन किया। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट करना चाहूंगा और हम बात करेंगे मिस रुचि कौशल से। रुचि जो है, इन्होंने नॉर्थ सेट 6 में रैंक के साथ में सिलेक्शन दिया है। रुचि ने लगातार एक अच्छी मेहनत और कांस्टेंट हार्ड वर्क के थ्रू अपनी सफलता की कहानी लिखी है। तो रुचि से बात करते हुए हम जानना चाहेंगे उनके सफलता की कहानी, उनकी जुबानी लेके चलता हूं मैं रुचि कौशल के साथ। तो रुचि, स्वागत है आपका उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। वैसे तो कैमरे के पीछे आप लगातार पढ़ रहे थे और हम कैमरे के सामने रोज आपको दिखते थे, लेकिन हम पहली बार आपको कैमरे के सामने देख रहे हैं। और हम नहीं, आज पूरा भारत जो है आपको कैमरे के सामने देखेगा और आपके सफलता की कहानी सुनेगा। और हम भी ये सुनने को बेताब है कि आपने अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन में किन किन बाधाओं का सामना किया, आपने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी जर्नी को कैसे जिया, आप जब अपने ट्रेनिंग टाइम में जब आपने पढ़ना शुरू किया और किस तरीके से आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया, उस प्रॉब्लम का सामना करते हुए किस तरीके से आपको उत्कर्ष का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला और फिर आपने कैसे अपनी पढ़ाई को एक अलग ढंग पे ले जाते हुए इस एग्जाम को एक जबरदस्त रैंक के साथ में क्रैक किया। तो सबसे पहले रुचि, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। पहले तो आपका स्वागत है हमारे उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दूसरा इंपॉर्टेंट मेरा पहला सवाल रहेगा कि जरा आप अपने बारे में बताएं, आप कहां से हैं और आपने इस नॉर्थ सेट के एग्जाम से पहले कहां से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था? सर गुड इवनिंग, मेरा नाम रुचि कौशल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मेरी जो एजुकेशन हुई है वो सलोकिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग से हुई है। ये दिल्ली में ही है, रिठाला में। और एक्चुअली मैं 2015 से पास आउट हूँ, लेकिन सर उस टाइम इतना दिमाग नहीं था कि हम तैयारी करके और स्टडी करके गवर्नमेंट जॉब ले। क्योंकि तब ऐसा लगता था कि हम यहाँ पे प्राइवेट काम करेंगे और फिर बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यही समझ में आता था कि गवर्नमेंट जॉब तो मिलती नहीं है आसानी से। तो दिमाग में ये प्रोपेगेंडा पहले से ही था शुरू से। बट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पापा तो थे नहीं, बट फिर 2020 में मेरी मदर एक्सपायर हो गई। तो फिर बाहर जाने का प्लान बिल्कुल कैंसिल हो गया, क्योंकि घर में भाई बहन थे, उनको छोड़ के मैं जा नहीं सकती थी उस टाइम में भी। और फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो करते करते वो एक फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस बनता चला गया। फाइनली मैंने सोचा कि चलो एक बार करके देखते हैं। तो मैंने 2022 में एक बार फर्स्ट अपना नॉर्थ सेट लिखा। तो उसमें भी मैं रैंक से रह गई थी, क्वालिफाई हो गई बट मैं रैंक से रह गई उस टाइम पे भी। बट उस टाइम पे मैंने स्टडी भी इतनी कुछ खास नहीं की थी, क्योंकि जो बुक्स थी वो धूल चाट रही थी सारी। क्योंकि उसी टाइम मम्मी एक्सपायर हुई थी, घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी। बट फिर भी मैंने किया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उसमें नहीं हो पाया, तो फिर मैंने नॉर्थ सेट 4 लिखा। नॉर्थ सेट 4 मैंने लिखा, तो उसमें भी यही रहा कि क्वालिफाई हो गया, रैंक नहीं आया। उस टाइम मैं जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रही थी, तब मुझे उत्कर्ष का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था।
तो मैं ऐसे तब भी मैं यूट्यूब से स्टडी करती थी, बुक्स अपने टारगेट हाई से पीआर यादव यही सब मैं पढ़ रही थी। हम्म। तो उस टाइम पे भी मैंने जो यूट्यूब में दूसरे नर्सिंग चैनल थे उनको मैंने सब्सक्राइब कर रखा था, तो मैं उनसे पढ़ती थी, बट स्टिल वो था कि वो एक सही गाइडेंस मुझे नहीं मिल रही थी उसमें, बल्क में सारी चीजें मुझे मिल रही थी और वो मेरे दिमाग में नहीं जा रहा था, सब हम्म। ऊपर से चला जाता था। फिर भी कुछ भी करके नॉर्मल पढ़ लिखा तब भी नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसे उत्कर्ष का एक ऐड आया, तो उसमें सिद्धार्थ सर 360 का मैंने ऐड देखा, तो मैंने वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की। फर्स्ट मैंने 360 से ही स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने धीरे धीरे 360 के सारे एपिसोड देखने शुरू किए मैंने। फिर 9 से 4 के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैंने कहा नहीं मुझे करना है, मुझे ये लेके रहना है। तो मैंने 360 के सारे एपिसोड देखे सर, मैं एक दिन में कम से कम 20 क्लासेस देखती थी। अगर मैं सुबह 6 बजे बैठ जाती थी यहाँ पे, तो मैं शाम के 8 बजे उठती थी डायरेक्ट। मतलब इतना जुनून सर पे चढ़ा हुआ था कि नहीं करना है करना है करना है। फिर नॉट सेट 5 दिया तो उसमें 3 क्वालिफाई हुआ, अच्छे रैंक से क्वालिफाई हुआ उस टाइम पे भी। 92% परसेंटाइल आया था उसमें मेरा। लेकिन नॉट सेट जब मेंस का आया तो उसमें भी मैं फिर से रैंक से रह गई थी। हम्म। तो उस टाइम इतना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि समझ में नहीं आता करूँ क्या करूँ क्या। फिर आपकी क्लासेस लेती तो मुझे आपकी फिर ऐसे लेते, एक एक दिन मैं क्लास ले रही थी तो ऐसे उस दिन परेशान ही थी। तो वही एक बात याद आई कि एक बार और, एक बार और। वो हम्म। मुझे हमेशा आपकी वो बात याद है कि एक बार और करो, एक बार और करो। तो मैंने कहा जी। चलो कोई बात नहीं, फिर कि 9 से 6 भी लिख लेते हैं, जी। नहीं करके देखते हैं, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो किस्मत है। फिर इसके बाद 9 से लिखूंगी ही नहीं। हम्म। मैंने वहां पे वो दिमाग बिल्कुल ऐसा माइंडसेट कर लिया, बिल्कुल गिव अप वाला मूड आ गया था मेरा। जी। फिर वो मैंने करते गया करते गया करते गया। मैंने नॉर्सेट सीरीज की सारी सीरीज एक से लेके और लास्ट तक पूरी देख डाली। मैंने 360 की सीरीज देख डाली, अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। एक्चुअली मुझे रियलाइज हो कि कमियां कहाँ कहाँ पे, मैं नोट्स नहीं बना पा रही थी। तो हम्म। मैंने प्रॉपरली नोट्स बनाने शुरू किए, अपने नोट्स बनाए। मैंने 3-4 कॉपी भर दी अपने नोट बना बना के उसी को, फिर अपने नोट्स को रिवाइज करना शुरू किया, रिवाइज करना शुरू किया। और हम्म। करते 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 फिर बाद में एक और नॉर्सेट में जो चेंजेस आते रहते हैं बार बार की 18 मिनट मिलेंगे 20 क्वेश्चन करने। मैंने कहा यार अब क्या करें, ये तो और ज्यादा मुश्किल हो गया। अभी तक इतना तो था कि चलो 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, हम्म। 1 घंटे का टाइम मिलेगा। हम्म। पहले प्री आया, मेंस आया, फिर अब ये आ गया, वो और ज्यादा। फिर उसने कहा, फिर मैंने कहा नहीं, करके देखते क्या पता कुछ अच्छा ही होगा, इससे अच्छा ही होगा। फिर मैंने अपनी सॉन्डर्स, एनक्लेक्स और ओमेगा बुक मैंने ये भी रेफर की, लेकिन उनसे मैंने थ्योरी कभी नहीं ली। मैंने थ्योरी किसी बुक से नहीं पढ़ी, मेरी जो सारी थ्योरी है वो उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से ही क्लियर हुई है। मैंने जी। यहीं से अपनी सारी थ्योरी ली है। मैंने जो शैलेंद्र सर की क्लास है संजीवनी से, मैंने वो भी देखी। मैंने मतलब मैंने कोई क्लास छोड़ी नहीं उत्कर्ष की, जी। सारी मैंने चुन चुन के सारी देख डाली, जो प्रीवियस प्रीवियस ईयर की थी, जो अपकमिंग थी, सब देख डाली। फिर वो करते फिर ऐसे फिर नॉट से 3 आया 6 का। तो 6 मैंने लिखा, तो जो मैंने कोच में इतनी प्रैक्टिस की, और सच में कोच में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी था, जी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमी थी जो मैं कोच में प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। हम्म। सिर्फ अपनी थ्योरी पे और क्या बोलते हैं इन चीजों पे लगी थी कि हाँ कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो हम्म। वो भी मुझे कमी लगी, तो मैंने अपने सारे क्वेश्चन इतने करने शुरू कर दिए। एक दिन में मैं 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन मैंने धीरे धीरे वो बढ़ाते चला गया, बढ़ाते चला गया। हम्म। और फिर जब नॉर्सट मेंस प्री लिखा मैंने, तो उसमें जब मेरे को 97 प्लस मिला, तब मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा। और जो मैंने एग्जाम लिखा था प्री का, हम्म। वो मुझे लगा कि टाइम ज्यादा मिल गया है, क्योंकि मैं जी। वो एक सेक्शन खत्म करके उसको 4 बार मैंने रिपीट मार दिया उसको, चेक करते गया, चेक करते गया। फिर वो जब आया तो उसके बाद फिर थोड़ा सा और ये था कि सर जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि ध्यान ध्यान बहुत जरूरी है पेपर करते टाइम। जी। तो क्योंकि ये जब क्वेश्चन आते हैं नॉर्सेट में, तो उसमें वो हम पहले मैं सोचती थी कि यार ये नॉर्सेट वाले तो कोई बुक रेफर ही नहीं करते, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से उठा के दे देते हैं। हम्म। हम सॉन्डस उठा लेते हैं, हम एनक्लेव पढ़ लेते हैं, टारगेट हाई पढ़ लेते हैं, क्या कहीं से क्वेश्चन मैच ही नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो धीरे धीरे आपकी उन बातों पे मैंने गौर करना शुरू कर दिया कि ध्यान की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। तब समझ में आया कि जो प्रायोरिटी जो सेट करनी है वो कैसे सेट करनी है, कि जब बिल्कुल प्रायोरिटी पे क्या चीज रखनी चाहिए। जी। तो वो मैंने वो करना शुरू किया।
तो जब मेंस का मैंने एग्जाम लिखा तो वो मुझे प्री से भी ज्यादा इजी लगा, जी। क्योंकि जो मेरा प्री का रिजल्ट था उसमें मेरे को 53 मार्क्स मिले थे, लेकिन जो मेरा मेंस का रिजल्ट आया उसमें मुझे 65 मार्क्स मिले, जो मैंने अप्रोक्स अपने आप से लगा के चला था, मैंने 75 अप्रोक्स किया था। जी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो 10 मार्क्स कटे, कहीं ना कहीं तो कुछ रहेगी, गलती कमी हमारे ही अंदर होगी कुछ ना कुछ। तो जब वो रिजल्ट आया तो आई वाज शॉक्ड कि जब मैं 4,000 जो वैकेंसी थी मैं उसमें नहीं रैंक ले पाई, लेकिन ये 1,500 की वैकेंसी में मैंने क्या बोलते हैं बिल्कुल रैंक आ गया। तो मेरी आंखों से इतने आंसू आ गए सर कि इस दिन के लिए मैंने इतना वेट किया था, इतना वेट किया था, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जॉब है भी हमारे लिए कि नहीं है। मैं हमेशा यही बोलती थी कि गवर्नमेंट वाले तो मैं जॉब दे ही नहीं रहे। क्या इसलिए बात मैं है, इतनी मतलब एक्साइटेड थी सर। मतलब हाँ रुचि, मतलब वो कहता है कि बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, डले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, हिम्मत रख थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो मतलब आपने एक ही सांस में जो आपने बोला है, मैं आपकी भावनाओं को सिर्फ समझ रहा हूं, ये शब्द है लेकिन इसके पीछे भाव बहुत ज्यादा है। मतलब कि आपने एक ही सांस में इतनी सारी बातें बताई। आपने 2015 से, जहां मैं सुन पाया हूं, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की। आपने 2015 में पास आउट होने के बाद में मतलब लगातार कॉन्स्टेंटली आपने एग्जाम भी दिए, गवर्नमेंट जॉब का कोई आइडिया नहीं, गवर्नमेंट जॉब भी होती है ऐसा कोई आइडिया नहीं, फिर एग्जाम देने की हिम्मत करना और बैक टू बैक फेलियर का सामना करना, कोई राह नहीं मिल रही थी, कोई सही तरीका नहीं मिल रहा था, पढ़ाई कर भी रहे थे लेकिन उससे पार भी नहीं पड़ रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई है, कुछ फैमिली इश्यूज आपने फेस किए जो बहुत बहुत मुश्किल होता है फेस करना किसी के लिए, और उसके बाद में उठ जाना ये बड़ा मुश्किल है। तो डेफिनेटली पहले तो नारी शक्ति को सैल्यूट है मेरा कि आपने क्या हिम्मत की है, मतलब दाद देनी पड़ेगी। रैंक और रिजल्ट और नौकरी ये अपनी जगह है, लेकिन एक आदमी जब इतने बड़े प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद में इस तरीके से जब खड़ा हो जाता है तो मैं समझता हूँ उसी दिन जीत जाता है। तो ये जो आज परिणाम है ये तो परिणाम आपका एग्जाम का परिणाम है, आप उसी दिन जीत गए थे जब आपने इतना सब कुछ फेस करने के बावजूद भी हिम्मत को बनाए रखा। तो रुचि ने सब कुछ बताया लेकिन अभी तक एक बात छुपा दी रुचि ने, वो ये है बच्चों कि रुचि ने अपनी रैंक नहीं बताई। कि इन्होंने इतनी सारी चीजें तो बताई, अपने सारे फेलियर्स को बता दिया, सब तरीके को बता दिया कि कैसे कैसे इनकी जर्नी चली, लेकिन रैंक नहीं बताई। तो रुचि आपकी इस नॉट सेट 6 में रैंक कौन सी है? सर मेरी नॉट सेट 6 में 568 रैंक है। 568 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है इनकी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया। अंडर जो है 600 इनकी रैंक है, 568। तो नॉट सेट 6 का एग्जाम था और 600 के अंदर इन्होंने रैंक दे दी है। तो इनकी जो चॉइस एम्स है अब इनको आराम से मिल जाएगा इस रैंक पे, कोई इनको समस्या आने वाली नहीं है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस एग्जाम में काफी बच्चे सफल हुए लेकिन काफी बच्चे असफल भी हुए, काफी बच्चे बार बार असफल भी हुए। असली जरूरत आपके शब्दों की उन बच्चों को है। जब आप एग्जाम देने गए, आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, तो आपकी टोटल अटेम्प्टिंग कितनी थी? सर प्रीलिम्स के एग्जाम में मेरी टोटल अटेम्प्टिंग जो थी वो 85 की थी। 85 आपने किए थे और उसमें आपके नेगेटिव कितने हो गए थे? सर 33। 32? 33। 33 आपके उसमें नेगेटिव हुए थे प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो थोड़ा इस एग्जाम में आपके नेगेटिव थोड़ा ज्यादा हुआ, अटेम्प्टिंग भी आपने थोड़ी ज्यादा रखी है ना। तो ये एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, 97 परसेंटाइल आपके बन गए थे है ना, क्योंकि थोड़ा अटेम्प्टिंग जो है वो ज्यादा था इसलिए नेगेटिव ज्यादा हुए, लेकिन राइट आंसर भी काफी ठीक थे तो आपने क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई होने के बाद में जो, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम था, असली एग्जाम बाकी है, गलत थोड़े ज्यादा हुए थे। तो फिर आपने क्या सोचा कि मतलब मेरे को मेंस के लिए क्या करना चाहिए या नेगेटिव को कम करने के लिए क्या इंतजाम करना चाहिए? सर एक्चुअली जब ये प्री क्वालिफाई हुआ था तब मेंस के लिए एक्चुअली मेरा पहले दिन मेंस में नहीं हुआ था, तो मुझे एक डर तो था अंदर हम्म। कि यार प्री तो हो जाता है लेकिन ये मेंस नहीं होता है। मेंस में ज्यादा पुदीना लगता है, उसमें ज्यादा दम राइट। लगता है उसके अंदर। राइट। तो वही एक बात माइंड ऐसे मेकअप किया कि ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी ज्ञान है। तो है लेकिन ध्यान की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसे एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना जरूरी है, और सारे ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। हम्म। क्योंकि अगर हम ये सोच के जाते हैं कि हाँ इसका आंसर यही पर्टिकुलर होगा,
तो आई थिंक वो नॉर्थ सेट की स्ट्रेटेजी के लिए गलत है, हम्म। क्योंकि नॉर्थ सेट का जो है वो पेपर बिल्कुल एप्लीकेबल आता है सारा। वो एक तो इमरजेंसी का होता है, मतलब वो जो भी पूछते हैं सारा सिनेरियो बेस्ड भी पूछते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाओगे तो आप क्या करोगे। तो वहां पे खुद को विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगी। तो राइट। मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो फॉलो की थी। ओके। और और जैसे कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था मैंने उसको नहीं टच किया, मैंने उसको छोड़ दिया था। जिसमें मुझे 50-50 लग रहा था मैंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। गुड। अच्छा, फिर जब आप मेंस में गए, मेंस में आपकी टोटल अटेम्प्टिंग कितनी थी? सर मेंस में मेरी 89 की अटेम्प्टिंग थी। 89 आपने किए थे, और उसमें नेगेटिव मार्किंग कितना था आपका? सर वैसे मुझे टोटल तो 65 मिला है। 65 मार्क्स मिला है आपका? हाँ जी सर, मैंने इंडिविजुअल कार्ड तो नहीं देखा देखा नहीं। अभी। ओके। तो प्रीलिम्स के मुकाबले में ये नंबर थोड़ा ज्यादा था। वो तो परसेंटाइल स्केल था प्रीलिम्स का जो भी आपका था, ये एक्चुअली में परसेंटेज है। तो 65 मार्क्स टोटल आए, तो मान के चलते हैं कि आपका लगभग करेक्ट आंसर जो है वो 65 से ऊपर थे। कुछ आपने यहाँ पे नेगेटिव किया है। ऑन एंड एवरेज मतलब तकरीबन तकरीबन 25 के आसपास प्रश्न जो है आपके गलत हुए हैं, जो प्रीलिम्स से कम थे। अटेम्प्टिंग ज्यादा होते हुए नेगेटिव मार्किंग कम होने की वजह से मेंस में आपका बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहा। ये पेपर प्रीलिम्स से मेंस का पेपर इजी था या इक्विवेलेंट था? सर इजी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 3 सेक्शन थे वो माइंड लेवल के थे। फिर बाद के जो 2 सेक्शन आए थे उसमें से एक मॉडरेट था और जो लास्ट वाला था वो थोड़ा हाई लेवल का था। हाई लेवल का था उसमें हाँ जी सर वो हाई था। अच्छा, क्योंकि मैंने आपने ऐसे एक 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 जो किया था। एक लेवल आता है, एक 20 क्वेश्चन का जो सेशन था, उसमें आपने हर एक में पर्टिकुलर में कितनी टोटल अटेम्प्टिंग रखी? मतलब पहले 20 में कितने कर दिया आपने? सर पहला जो राउंड था उसमें मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके। और सेकंड आया तो उसमें मैंने 18 अटेम्प्ट किए। थर्ड वाले में मेरा थोड़ा कम हो गया, उसमें मैंने 16 या 17 के अराउंड किए थे। और जो बात किए थे उसमें 4-4 का गैप था मेरा, छूटे थे। तो मतलब मैंने जानबूझ के छोड़ दिए कि अगर नहीं आता तो नहीं करना उसको। तो शुरू में थोड़ी आपने बिकॉज अटेम्प्टिंग ज्यादा रखी क्योंकि वो थोड़े इजी क्वेश्चन लग रहे थे आपको, और बाद में आपने रिस्क नहीं लिया और आपने जो है नहीं 89 तक ही अटेम्प्ट किया। अच्छा, ये तो बात हुई एग्जाम की। एग्जाम देने का तरीका आपका बड़ा लाजवाब था। अटेम्प्टिंग आप 80 और 80 और 90 इसके बीच में आपने रखी है दोनों ही एग्जाम में। और जो एक सेप जोन में था, हालांकि मेरे हिसाब से ये 5-5 प्रश्न ज्यादा ही किए, पर कोई ना, अंत भला तो सब भला। तो आपने अल्टीमेटली जो है रिजल्ट बहुत अच्छा दिया। अच्छा, अगला जो महत्वपूर्ण है कि आप उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लगातार, आपने कहा कि आपने अलग अलग चैनल से पढ़ा था। पहले आपको वो पढ़ाई नहीं मिल रही थी जो एग्जाम में चाहिए होती है, वो बातें नहीं सुनाई दे रही थी जो एग्जाम में मदद करती है। एग्जाम में पेपर किसी बुक से नहीं आता, आपने सभी बुकें देखी, बुकों से एग्जाम में पेपर नहीं आता है। एग्जाम आपके माइंड का गेम होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे कितनी है, ये माइंड बदलने वाली चीज जो है उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से लगातार होती आई है। ऐसा हमने कई बच्चों से सुना और आपकी बातों से भी हमें यही नजर आ रहा था कि आपका माइंड जो था, पढ़ने के लिए जो माइंड था, उस माइंड में जो किक कहते हैं जिसको, किक, वो जो है वो उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से आपको मिली। कंटेंट मिला, आपने पहले एक क्लास से शुरू किया, उस क्लास को देखा, उसके बाद में एग्जाम दिया, उसके बाद में भी सफलता नहीं मिली, आपने फिर उत्कर्ष की सभी क्लासेज को शुरू किया। पुरानी जितनी भी क्लासेस थी वो भी आपने पढ़ी। यूट्यूब के थ्रू आपने बहुत जबरदस्त पढ़ा, अलग अलग क्लासों से इतने सारे क्वेश्चन आपने निकाले, और वो एक माइंड मेकअप, जो खास 2-3 बातें आपने पकड़ी उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से। तो उत्कर्ष के जो यूट्यूब चैनल के ऊपर लगातार क्लासेज होती है, मतलब 365 दिन ही होती है, और संडे हो, मंडे हो, होली हो, दिवाली हो, किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि आज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास नहीं हुई है। तो ये जो रोज क्लास होती है, आप क्या समझते हो कि उत्कर्ष जब से हमने शुरू किया, लगभग आप 3 साल होने वाले हैं, रोज जो क्लास है उसका कितना फायदा है? और कोई बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो अगर रोज लगातार क्लास अटेंड करे तो क्या उसके लिए सफिशिएंट है? सर अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आप सब जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि मैंने जॉब भी छोड़ी तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं कोई कोर्स खरीद लूं या कोई मैं कोचिंग ले लूं। क्योंकि मैंने 2018 में एक बार कोचिंग ली थी, बट वहां से भी मुझे था कि मुझे नहीं हो रहा था, क्योंकि जो समझा रहे थे मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी। ऐसा था कि आगे आगे पार्ट पीछे सब पार्ट ऐसे हो जाता था। तो मैंने वो कोचिंग आधे में छोड़ दी और फिर उसने मेरी मम्मी बीमार पड़ी तो मुझे छोड़नी ही पड़ी वो।
तो वो एक तरह से वो मेरा पैसा भी वो पानी में गया बिल्कुल ही। और ये टाइम ऐसा था कि मेरे पास बिल्कुल मनी भी नहीं था कि मैं कहीं से मतलब पैसे देके मैं कोई कोर्स ले लूँ, कोई या कोई टेस्ट सीरीज ले लूँ, कुछ भी ले लूँ। तो मेरे पास ऐसा कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था। तो हम्म। मेरे पास तो सिर्फ एक ही होप थी कि मैंने यही जो प्लेटफॉर्म था उत्कर्ष, मैंने एक दिमाग में ये ठान लिया था कि मैं इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ूंगी। और क्योंकि मैं जो भी पढ़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टडी करवाई जाती है, मैंने सर ऑब्जर्व किया है कि बहुत ग्राउंड लेवल से स्टडी करवाई जाती है। जैसे मैंने आपको हमेशा पढ़ाते देखा आप ऐसे पढ़ाते हो सर कि एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा हमारी मेडिकल की लैंग्वेज को। पहले मुझे एसिड बेस नहीं आता था, वो मैंने यहाँ से सीखा। ये एसिड बेस इम्बैलेंस सीखा मैंने। और जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें, जो हम बड़ी बड़ी चीजें तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती है ना एग्जाम में, वो ज्यादा आती हैं, जी बारीक बारीक चीजें। और जी वो कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाती है स्टडी के टाइम पे। जी बट वो चीजें मैंने यहाँ से पढ़ी, जैसे अपगार स्कोर हो गया, क्या होता है ग्लासगो कॉमा स्केल होगी, ये सब मुझे याद ही नहीं होते थे सर पहले। मैं जी इतना कोशिश करती थी, मैं लिख लिख के देखती थी, मैं सब कुछ के लिए मुझे नहीं याद है, लेकिन फिर मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया तो समझ समझ के सिद्धार्थ सर जो बोलते हैं कि कंसेप्ट कंसेप्ट बनने चाहिए, तो वो सच में पीछे एक मैकेनिकल चीज है, वो कंसेप्ट होनी चाहिए, रैशनल जरूर चाहिए, हर चीज के लिए रैशनल चाहिए। जी। पहले ऐसा था कॉलेज टाइम पे कि हम पढ़ लेते थे, हमें रैशनल नहीं पता होते थे किसी चीज के। हम्म। लेकिन यहाँ से मैंने स्टडी करनी शुरू किया हर चीज के पीछे। अब मैं खुद अपनी डेली लाइफ में मुझे ये होता है कि इस चीज का मुझे रैशनल चाहिए। अब तो हम्म। ऐसी आदत लग गई रैशनल की कि हर चीज के लिए रैशनल चाहिए, हर चीज के लिए रैशनल चाहिए। क्यों होती है, सही बात तो है। ये जो हमारा उत्कर्ष का जो ये प्लेटफॉर्म है सर, ये अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, अगर उसके फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो सर मैं कहूँगी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सर मैं अपने सारे सहपाठियों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि सर जो हमारी नर्सिंग फील्ड है, वो सर प्राइवेट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है। और जो स्टूडेंट्स हैं सर, वो मेरी तरह ही कहीं ना कहीं छोटे घरों से, कहीं ना मतलब बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी भाई और बहनों से कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, और एक जो होप है उसको मत खोइए बिल्कुल भी। क्योंकि वो सर पता नहीं क्यों आपकी बात मेरे दिमाग में आके एक बार और एक बार और, मैंने एग्जाम में बैठ, जब मैं नीट से एग्जाम लिखी थी, मैंने उस टाइम भी स्क्रीन के सामने यही बोला कि आसान है। आसान है। मैंने ये दिमाग में नहीं सोचा कि क्वेश्चन कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, मैंने बस इतना बोला कि आसान है, और मैंने करना शुरू कर दिया। मतलब जो है ना बच्चों, हाथ पानी की जो बात है ना, वो सत्यार्थ जिंदगी में होती है, संकल्प शक्ति में बहुत दम है। तो रुचि सुबह 6 बजे उठ जाती है। हाँ जी सर। अच्छा, कोई ऐसा मतलब समय आया जब नहीं उठ पाए, कभी ऐसा इंसिडेंस, क्लास निकल गई हो, उठने में थोड़ी तकलीफ हुई हो, लेट हो गया था? हाँ सर बिल्कुल ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। हाँ, ऐसा ज्यादातर सर्दी सर्दी में होता होगा, ठंड जब होती है तब। सर ठंड में होता था। और सर कई बार जैसे कभी दिवाली आ गई, होली आ गई, तो सर घर में पूजा है कुछ है, तो सर वो भी अब मैं घर में बड़ी हूँ तो मुझे ही करना होता था। तो कई बार काम भी होते हैं, घर भी देखना होता है, तो इस बीच में सर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। बट स्टिल मैं उन क्लासेस को बैक जाके देख लेती थी। और फिर मैंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा था, तो मैं उसमें जो भी क्वेश्चन आते थे, जो क्विज आती थी, मैं उसको भी अटेम्प्ट करती थी। अटेम्प्ट कर और लेते ये थे। जो हाँ जी सर, जो टेलीग्राम में जो क्विज आती है, अ, तो वो मैं जरूर करती थी। उससे भी मुझे काफी हेल्प मिली, उससे मुझे टाइम मैनेजमेंट मिल गया कि हाँ मैं 10 क्वेश्चन इतनी देर में करूँ तो 20 क्वेश्चन कितनी देर में कर लूंगी। हम्म। तो आखिर में कोई एक ऐसी लाइन जो आपकी फेवरेट लाइन हो, जो आपको मोटिवेट करती हो, जो आपने कभी सुनी हो या जो आप दोहराते रहते हो? हम तो बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, आज आपके मुंह से हम सुनना पसंद करेंगे, और उसके साथ में हम सेशन को विराम देंगे। सर मेरी फेवरेट लाइन एक ही है सर, आसान है। हाँ, तो रुचि का एक फेवरेट लाइन है, आसान है और एक बार और। ये जो जुनून इन्होंने पाला है, बस ये लाइन भी रुचि का कहना अगर फॉलो कर ले तो जिंदगी में सब कुछ आसान हो जाता है। जब सब कुछ अंदर खत्म हो जाए तो एक होप अपने अंदर जिंदा रखो। वो कहते हैं कि गरजे जो बादल तो बरसने में वक्त लगता है, रख यकी जो तूने कहा कर दिखाएगा, रख यकी जो तूने कहा कर दिखाएगा, गरजे जो बादल बरसने में वक्त लगता है। तो चलिए सेशन को देते हैं विराम। ये थी रुचि की कहानी, उनकी जुबानी। रुचि ने बहुत जबरदस्त तरीके से सभी चीजों को करते हुए इस एग्जाम को, इसकी औकात दिखाई और एक रैंक के साथ में सिलेक्शन पाया। तो आखिरी लाइन सभी रसगुल्लों के लिए कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता,
हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक और नई कहानी, नए रसगुल्ले की जुबानी, उनकी सफलता की कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।